लिसनर्स आ चुके हैं आप लोगों के लिए माफिया ट्रैप्ड वाइफ का न्यू एपिसोड। चलिए शुरू करते हैं इसे। रियांश की फैमिली, जहां पर जिया की हरकत और उसके साथ ही वासना की कंडीशन को लेकर के सब लोग पूरी तरह से टूट चुके थे, लेकिन उसमें भी राजनंदिनी जी को चैन नहीं आता। वो घर के सारे माहौल को इग्नोर करते हुए आराम से अपने रूम के सोफा पर बैठ करके जयशंकर तिवारी को कॉल लगाती हैं, ताकि दूसरी तरफ वो भी इस मोमेंट को अच्छी तरह से एंजॉय कर पाए। जयशंकर तिवारी जो इस वक्त अपने सामने के लगे स्क्रीन पर न्यूज़ ही देख रहे थे, जिसमें जिया के बारे में सारे रिपोर्टर्स बात कर रहे थे और सब लोग काफ़ी ज़्यादा चिंतित नजर आ रहे थे। वहीं इस तरफ जयशंकर तिवारी अपना ड्रिंक एंजॉय करते हुए कहते हैं, बोलिए। इस तरफ से राजनंदिनी जी जो कहती हैं, फाइनली हमें अपने काम में कामयाबी मिल ही गया है। वहीं प्रियंका जो कहती हैं, न्यूज़ देखा आपने अंकल? जयशंकर तिवारी जो कहते हैं, वही तो देख रहे हैं। वैसे एक ही साथ इतनी बड़ी बड़ी खुशियां कैसे हैंडल करें हम? एक तरफ हमारे घर में आज बेटा हुआ है और दूसरी तरफ एक घर की बला जो टल गई है। इस लड़की की मौत से मुझे कितना सुकून मिल रहा है, लेकिन अभी एक बहुत बड़ा सुकून बाकी है। रेयांश के चेहरे पर वो रिएक्शन देखना है मुझे जब वो अपनी बीवी की मौत के बारे में खबर सुनेगा। बहुत बढ़ चढ़कर उसका गुस्सा बोलता था ना, अब देखता हूँ अब किस तरह से मेरे सामने नजरें मिलाकर बात करता है। पछताएगा वो उस दिन के लिए जिस दिन उसने मुझे चैलेंज किया था। दूसरी तरफ इस वक्त हॉस्पिटल में जिया जो अपनी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी, उसे कहाँ पता था कि उसके पीठ पीछे इतनी घटिया साजिशें हो रही हैं कि वो अपनी जिंदगी को आराम से जी नहीं पाएगी। उसे तो सिर्फ एक ही चीज चाहिए था कि वो रेयांश के साथ अपनी बची खुशी जिंदगी खुशी खुशी बिता ले, क्योंकि जिंदगी ने सिर्फ उसे तकलीफें और परेशानियां ही दी थी जो कि उसके अपने घर वाले ही दिया करते थे। रेयांश की बाहों में उसे सुकून मिला था, लेकिन इन लोगों ने रेयांश को भी उससे दूर कर दिया था। विश्वास जो तुरंत ही अपने बच्चे को अपनी गोद में लिए उसको देखते हैं और फिर उसके पास आते हुए उसके चेहरे को अपने करीब लाकर कहते हैं, हमारे घर की बेटियों ने हमारे घर की इज्जत को बचाने के लिए अपनी खुशियों का सिर बलिदान दिया है और हमारे घर के मर्दों की वजह से हमेशा बेटियों को सिर्फ तकलीफें मिली हैं, लेकिन इस जनरेशन को बदलते हुए तुम्हें ये परंपरा भी बदलनी होगी। हम और ज़्यादा इज्जत का नाटक करके और इज्जत बचाने का ढोंग करके अपनी घर की बेटियों को सूली पर नहीं चढ़ा सकते और ये बदलाव अब तुम्हें लाना होगा। हम और आपकी मम्मा, हम आपको ऐसी परवरिश देंगे कि कभी आप किसी लड़की के लिए कमज़ोरी ना बने। वहीं सावित्री जी जो विश्वास की तरफ देखकर धीरे से अपना हाथ उनके कंधे पर रखते हुए कहती हैं, इतने छोटे से बच्चे को क्या बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें सुना रहे हैं आप? लाइए इसे मेरे गोद में दीजिए, कितना प्यारा है ये। वही विश्वास जो स्टाफ की तरफ देखते हुए पूछते हैं, मैं श्रद्धा से। लेकिन तभी स्टाफ जब अपना सरनामे लाते हुए कहती हैं, आई एम सो सॉरी सर, अभी वो थोड़ी देर अनकॉन्शियस ही रहेंगी और 2 घंटे बाद आप उनसे मिल सकते हैं। विश्वास जी अपना सर हाँ मिलाते हैं और फिर वहाँ से जाने लगते हैं। सब लोग तो इस वक्त यहीं पर मौजूद थे, यानी कि जयशंकर तिवारी का पूरा परिवार सिवाय जयशंकर तिवारी के, लेकिन अब वो भी हॉस्पिटल के अंदर आ रहे थे और वो विश्वास को बाहर जाता देखकर उनको रोकते हुए पूछते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? इस वक्त तो आपको अपनी बीवी के साथ रहना चाहिए। विश्वास जो कहते हैं, यहाँ पर उसके साथ पूरा परिवार है, लेकिन कहीं कोई अकेले अपनी। अभी वो आगे के शब्द कंप्लीट करते हैं, लेकिन फिर वो एक बार जयशंकर तिवारी की तरफ देखते हैं और फिर उन्हें अपने ही भाई से घिन आने लगती है, जैसे उनको कितनी ज़्यादा नफरत हो रही हो इस वक्त उनकी शक्ल देखकर। वो तुरंत अपना चेहरा घुमाकर बाहर की तरफ निकल गए थे और उन्होंने बाकी की बातों को बताना जयशंकर तिवारी को ज़रूरी नहीं समझा था। जयशंकर भी इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, क्योंकि अब तो उनका काम पूरा हो चुका था। उनके हिसाब से जिया तो अब मर चुकी थी। जिस लड़की ने उनकी इज्जत मट्टी पलीत की थी, अब फाइनली वो इस दुनिया से जा चुकी थी। जैसे ही विश्वास जी हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं, वो तुरंत ही दूसरी तरफ जिया के साथ ईशान को कॉल कर दिए थे, क्योंकि इस वक्त सिर्फ ईशान ही था जो जिया की कंडीशन के बारे में विश्वास को बता सकता था। ईशान जैसे ही अपने चाचा का फ़ोन आता देखता है, वो फ़ोन उठाकर कहता है, ये मीडिया वाले क्या बकवास कर रहे हैं मेरी बहन के बारे में। वहीं इस वक्त विश्वास जी जो कहते हैं, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि जिया जिंदा है और वो कहाँ एडमिट है। इस बारे में तुम अगर हो सके तो बात को छुपा कर ही रखो और किसी भी डॉक्टर के थ्रू भी मीडिया इस बारे में बाहर बात ना निकाल पाए। वही ईशान जो कहता है,
किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि एक बार मेरे मना करने पर कोई बकवास करना शुरू कर देगा। आप परेशान मत होइए चाचा जी, पर फिलहाल आप कहाँ पर हैं? विश्वास जो कहते हैं अपनी बच्ची के पास आ रहे हैं हम। इस वक्त सिर्फ हम ही हैं जो उसे संभाल सकता है, वरना बेचारी कहीं अपना दम। लेकिन अभी शांत जो कहता है मेरी बहन को कुछ नहीं होगा, और ऐसे कैसे कुछ हो जाएगा? उस रेहान अग्निहोत्री की तो मैं। विश्वास जो कहते हैं इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। जब अपने ही परिवार वाले इस तरह से दगाबाजी करेंगे तो वो तो एक पल के लिए फिर भी गैर हैं। वही शान जो कहता है अगर गैर ही समझते तो शादी क्यों कर ली मेरी बहन से? विश्वास जो उनको समझाते हुए कहते हैं ईशान, काम डाउन, अपने गुस्से पर काबू रखो, और इस वक्त तुम्हारी एक छोटी सी भी गलती जिया की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती है, तो सोच समझ कर। रिपोर्टर्स बार बार प्रियंका को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि सब रेहान अग्निहोत्री का स्टेटमेंट मांग रहे थे कि आखिर उनकी गाड़ी यहाँ पर क्या कर रही है। जिया को भी कुछ लोगों ने उसी गाड़ी में जाता देखा था। इस बारे में क्या रेहान अग्निहोत्री कुछ बोलना चाहेंगे, लेकिन प्रियंका जो ऑलमोस्ट कॉल को या तो इग्नोर कर रही थी, अगर उसने कॉल उठाया भी था तो भी वो इस बारे में रेहान को कोई भी इत्तला नहीं करते, जिसकी वजह से रिपोर्टर्स को अब मजबूरन कुणाल को फ़ोन लगाना पड़ता है, क्योंकि कुणाल जो रेयांश का पर्सनल असिस्टेंट था और उसके नंबर वगैरह भी सबके पास मौजूद नहीं होते थे। लेकिन मीडिया का काम जो हमेशा काफ़ी परफेक्शन के साथ होता था, वो जैसे तैसे करके थोड़ी देर में कुणाल का नंबर निकालते हैं और फिर उनके फ़ोन पर लगातार रिपोर्टर्स और मीडिया की कंपनी से कॉल जाना शुरू हो जाता है। कुणाल इस वक्त वासना के साथ उसी के बगल में लेटा उसको कंसोल करने की कोशिश कर रहा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो वासना अपनी ही गलतियों पर गलतियां देती जा रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि रेयांश और जिया के बीच आए हुए दरार की रीज़न सिर्फ वो है। ये अचानक से बार बार उसके फ़ोन पर कॉल आने की वजह से वो डिस्टर्ब हो जाता है और फ़ोन को काफ़ी गुस्से में निकालते हुए कहता है इतने सारे लगातार कॉल्स क्यों आ रहे हैं मुझे? वहीं दूसरी तरफ रेयांश के भी रूम में उनके भी दो फ़ोन्स पर लगातार कॉल्स आ रहे थे। रेयांश जो काफ़ी गुस्से में अपनी जगह से उठते हैं और फ़ोन को एक बार देखते हैं, लेकिन जैसे उन्होंने विराज का कॉल देखा था वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट होते हुए कॉल उठाते हैं कि उनका पहला स्टेटमेंट विराज के लिए यही था, मुझे कोई फालतू बकवास नहीं करनी। लेकिन तभी विराज जो काफ़ी घबराते हुए कहता है जिया कहाँ है? जैसे ही रेयांश ने जिया का नाम सुना था उनका गुस्सा जैसे कहीं छू मंतर हो गया था और वो विराज की बात सुनते हुए कहते हैं क्या मतलब? वही विराज जो कहता है जिया कहाँ है रेयांश? क्या तुम्हें कोई आइडिया भी है कि न्यूज़ में क्या चल रहा है? उसकी बात सुनते हुए रेयांश अपने एक हाथ की तरफ देखते हैं जिससे बुरी तरह से खून आ रहा था, और फिर उसकी बात सुनते हुए कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो तुम, और इस बारे में तुम्हें क्यों बताऊं मैं? न्यूज़ चैनल पर क्या चल रहा है अब? वही विराज जो कहता है तुम न्यूज़ खोल कर तो देखो, और तुम्हारी बीवी कहाँ है तुम्हें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है? मुझे तो लगा था कि तुम दोनों के बीच काफ़ी प्यार मोहब्बत वाली शादी हुई है, लेकिन उसके साथ तुम ऐसा करने वाले थे। वही रेयांश ये सब बकवास और ज़्यादा ना सुनते हुए तुरंत ही विराज को डांट लगाते हुए कहते हैं बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, अब मुंह पर उंगली रख के शांत हो जाओ। और ये बोलकर उन्होंने फ़ोन काट दिया था। कपड़ा बांधने की वजह से भी वो पूरा कपड़ा जो कि पहले तो सफ़ेद था मगर अब रेयांश के खून से वो लाल बन चुका था। उनके फ़ोन पर बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्ट्स के मैसेजेस पे मैसेजेस आ रहे थे, और जैसे वो इतने सारे नोटिफिकेशन को देखते हैं वो तुरंत ही नीचे की तरफ हॉल एरिया में आ जाते हैं, और हॉल एरिया में उन्होंने एक स्टाफ से कह करके टीवी ऑन करवा दिया था। अब उस बड़े से स्क्रीन पर काफ़ी तेज़ आवाज़ में न्यूज़ चैनल चलने लगा था। इस वक्त स्क्रीन पर रेयांश को अपनी ही एक गाड़ी दिखती है जिसमें जिया बैठ कर गई थी। वहीं आसपास बहुत सारे भीड़ जो कि इकट्ठा होकर के उस गाड़ी को एक घेरा बनाकर खड़ी थी। आसपास कुछ पुलिस फोर्स भी आई थी जो कि जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रही थी, और बार बार सारे लोग मिलकर के रेयांश अग्निहोत्री को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। बिना अपॉइंटमेंट के और बिना रेयांश के परमिशन के कोई इनके घर नहीं आ सकता था, और अभी तो जिया के बारे में भी किसी को कोई खबर नहीं मिली थी। इसी वजह से पहले से ही मुंबई के कमिश्नर ने पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर दिया था कि जब तक जिया ना मिल जाए तब तक इस बारे में रेयांश अग्निहोत्री को उनके घर जाकर बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब उनके गुस्से से वाकिफ थे। जैसे ही रेयांश सामने का नज़ारा देखे थे वो काफ़ी गुस्से में स्टाफ से कहते हैं कुणाल को बुला कर लाओ। वो स्टाफ जो पूरी तरह से कांप गई थी जिस तरह से रेयांश ने अचानक ही चिल्लाया था, वो दौड़ कर वासना के रूम में जाते हैं
और बार बार दरवाज़ा धक धक करके मारना शुरू कर देती है। कुणाल भी खड़े होते हुए आता है और जल्दी से दरवाज़ा खोलते हुए कहता है, क्या हो गया? वही वो स्टाफ जो कहती है, सर 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 बहुत बहुत गुस्सा है सर, आप प्लीज़ चलिए। वही कुणाल जो दौड़ कर आता है। अब वाशा भी थोड़ी बेहतर महसूस कर रहे थे। हाँ, उसका शरीर अभी भी थोड़ा गर्म था, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस स्टाफ का हाथ पकड़ते हुए बाहर की तरफ आने लगी थी। जैसे ही कुणाल इस वक्त हॉल में पहुंचा था, रेयांश जो अपने दूसरे हाथ से उसका कॉलर पकड़ते हैं और जोर से उसे अपने सामने ले आकर कहते हैं, जिया कहाँ है कुणाल? वही कुणाल जो कहता है, सर वो, लेकिन तभी उसकी भी नज़र और उसके भी कान जो कि तुरंत ही जिया के बारे में इंफॉर्मेशन सुनते हैं। और जैसे ही वही गाड़ी अपनी आंखों से कुणाल ने देखी थी, वो एकदम से हैरान रह जाता है। अपने हाथों से जोर से दबाते हुए पूछते हैं, मेरी जिया कहाँ है कुणाल? कुणाल जो रिग्रेट करते हुए अपने सिर को नीचे की तरफ झुका लिया था, क्योंकि उसे तो खुद भी अंदाजा नहीं था। वासना की कंडीशन को देखकर वो इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया था कि उसने जिया के बारे में एक बार भी नहीं सोचा था कि उसके कितने सारे दुश्मन पहले से ही इसी वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि कब रेयांश और जिया अलग हों और जिया को हार्म कर दिया जाए। अब उनके गुस्से अब उनके गुस्से की चीख जो कि पूरे हॉल एरिया में गूंजने लगी थी। प्रार्थना जी और जितेंद्र जी भी अपने अपने रूम से बाहर की तरफ आ गए थे। वहीं वेदिका, मृदुल, राधिका, दर्शन, वीर और उसके साथ ही गौरव और नेहा भी। नेहा जो बस लगातार रोए जा रही थी इस बारे में, वो बार बार गौरव से बता रही थी कि उसकी जिंदगी खतरे में हो सकती है। गौरव अब क्या ही कर सकता था। वो कोशिश कर रहा था कि वो अपने कांटेक्ट से जिया को ढूंढने का ट्राई करे, लेकिन अब तक जिया के बारे में उसे भी कोई कानो कान खबर नहीं मिल पाई थी। जैसे जैसे सब लोग हॉल एरिया में आ रहे थे, सब लोग की आंखें स्क्रीन को देखकर फटी की फटी रह गई। और जैसे ही जितेंद्र जी ने रेयांश की वो गाड़ी देखी, वो एकदम से रेयांश की तरफ आते हुए कहते हैं, ये सब क्या चल रहा है और क्या हो गया है? वही रेयांश अपना दूसरा हाथ जो कि पूरी तरह से लाल हो चुका था, उसे आगे बढ़ाकर उन्हें रोकते हुए कहते हैं, फिलहाल तो यही बताएंगे मुझे, कहाँ है जिया? वासना जो पीछे से काफी ज्यादा बुरी तरह से डर रही थी, क्योंकि उसे समझ में आ रहा था कि रेयांश जिस गुस्से से इस वक्त कुणाल को देख रहे हैं, वो न जाने कुणाल के साथ क्या करेंगे। रेयांश जो अपने दोनों हाथों से उसका कॉलर पकड़ चुके थे और उसको बार बार झकझोरते हुए पूछते हैं, मैंने कहा कुणाल, जिया कहाँ है? कुणाल जो कहता है, सर मैं कांटेक्ट से कोशिश करता हूँ जानने की। वही रेयांश अपने एक हाथ से उसको इतना जोर से धक्का देते हैं कि वो जा करके टेलीफोन के पास ऑलमोस्ट गिर जाता है। और वहीं वो उसे काफी गुस्से में ऑर्डर देते हुए कहते हैं, जब तक जिया का पता नहीं लग जाता उस जगह से हिलना मत तुम। और वो तुरंत ही बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत ही कमिश्नर को कॉल लगा देते हैं। पुलिस वाले बहुत कोशिश कर रहे थे कि इस वक्त मीडिया यहाँ पर ना रहे, क्योंकि अगर मीडिया रहेगी तो ऑब्वियसली ये इन्फॉर्मेशन तुरंत ही रेयांश के पास तो पहुंच ही जाएगी। जैसे कमिश्नर ने रेयांश का कॉल देखा तो वो अपने सर पर मारते हुए कहते हैं, हो गई मेरी नौकरी और मेरी जिंदगी भी। और वो जैसे ही तैसे करके फ़ोन उठाते हुए कान पर लगाते हुए कहते हैं, हेलो हेलो सर। वही रेयांश कहते हैं, कब तक आने वाला था आपका फ़ोन मुझे? न्यूज़ पर क्या देख रहा हूँ मैं? वही कमिश्नर जो कहते हैं, सर मैं कोशिश कर रहा हूँ, पता लगवा रहा हूँ मैं, आप परेशान मत होइए सर, बस हमें 30 मिनट का मौका दीजिए सर। वही रेयांश जो कहते हैं, 30 मिनट? या तो काम आप ये खुद करिए, या तो आपकी नौकरी छीन कर ये काम मैं अपने तरीके से करूँगा। 30 मिनट बाद दोबारा कॉल करूँगा। मेरी जिया के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए, चाहे उसके लिए आपको पूरी दुनिया क्यों ना छाननी पड़ जाए। बात समझ आ रही है आपको? वही कमिश्नर जी कहता है, हाँ ये सर, मैं करता हूँ कुछ। वहीं कुणाल भी तुरंत ही अपने फ़ोन से हर जगह कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर जिया का कुछ पता लग जाए, लेकिन जिया तो बिल्कुल किसी हवा की तरह गायब सी हो गई थी, जैसे वो कभी इस दुनिया में एग्जिस्ट ही ना की हो। गौरव भी बाहर आकर के रेयांश को बताता है, भाई मैंने भी कोशिश कर ली, वो कहीं नज़र नहीं आई। हम लोग उनके पीछे पीछे उन्हें ढूंढने भी गए थे, पर उनकी गाड़ी जैसे गायब सी हो गई थी। कहाँ तक कहाँ तक गए थे तुम लोग उसे ढूंढने के लिए? वहीं गौरव जो उस जगह के बारे में रेयांश को बताता है और फिर डरते हुए कहता है, भाई हमने कोशिश की कि हम आगे भी जाए, लेकिन वहाँ से रास्ता 2 जगह पर मुड़ गया था, समझ ही नहीं आया कि हम कहाँ। वहीं रेयांश कहते हैं, ब्रिज के आसपास कोई कैमरा? नहीं, कैमरा तो पॉसिबल नहीं है।
बार बार रियांश को इस बात का डर लग रहा था कि कहीं जिया पानी में तो नहीं गिर गई, और वैसे भी उसे तैरना नहीं आता था। बीच के समंदर में अगर वो गलती से भी गिर गई, ये सोचकर कि रियांश का दिल कांप जा रहा था। वही जितेंद्र जी जो कहते हैं, पता नहीं, हमें भी इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, पर जिया की जिंदगी अगर अगर खतरे में हुई तो इन सब की जिम्मेदारी हमारी और हमारे पूरे परिवार की होगी। अपनी बच्ची माना था मैंने उससे, और हम उसका ख्याल नहीं रख पाए। वहीं प्रार्थना जी जो वासना के चेहरे की तरफ एक बार देखती हैं और फिर जितेंद्र जी की तरफ देखते हुए कहती हैं, शायद गुस्से में हम सब ने बहुत बड़ा गलत फैसला ले लिया। बिना उसके बारे में एक भी बात जाने सुने हमने हमने बस उसे घर से बाहर कर दिया, और कोई उसके सपोर्ट में भी नहीं गया। बेचारी, बस किसी भी हालत में माता रानी उसे सुरक्षित रखिएगा। दूसरी तरफ हॉस्पिटल के वो डॉक्टर जो कि काफ़ी बड़े न्यूरोलॉजिस्ट थे, उनकी उम्र लगभग 65 साल की थी। काफ़ी टाइम से उनका एक्सपीरियंस था और ब्रेन की सर्जरी में वो काफ़ी माहिर थे। वो बाहर आए थे। जैसे ही वो बाहर आते हैं, ईशान और उनके सारे बॉडीगार्ड्स उनके आसपास आकर के घेरा लगा लिए थे। मैं ईशान जो काफ़ी गुस्से में पूछता है, मेरी बहन कैसी है, वो ठीक तो है ना? वही वो डॉक्टर जो अपना सिरनाम हिलाते हुए कहते हैं, कंडीशन हद से ज़्यादा क्रिटिकल है। बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं मैंने, और उसमें से कुछ 10% के ही ऐसे केसेस होते हैं। देखो, घुमा कर कहना पसंद नहीं करूँगा, लेकिन 24 घंटे के बाद ही कुछ बताया जा सकता है कि वो जिंदा भी बचें। जैसे ही उन्होंने अपनी बात इतनी ही बोली थी कि तभी ईशान काफ़ी गुस्से में कहता है, उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मेरी बहन जिंदा ही चाहिए, बिल्कुल ठीक, सही सलामत, किसी भी हालत में। वही वो डॉक्टर जो कहते हैं, 24 घंटे में इस बात का फैसला हो जाएगा कि उनका क्या होना है। फिलहाल हटिए आप। पीछे पीछे कुछ स्टाफ भी आ रहे थे जो कि उन सारे बॉडीगार्ड्स को साइड करते हुए डॉक्टर को जाने का रास्ता बना देते हैं। वहीं ईशान जो तुरंत ही इस बारे में विश्वास को कॉल करता है और उन्हें एक एक इन्फॉर्मेशन दे देता है। दूसरी तरफ विश्वास जो कि इस वक्त रेंट के प्राइवेट जेट में बैठे मुंबई की तरफ ही आ रहे थे। रियांश इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बौखलाए हुए थे। एक तो जो भी कुछ जिया ने किया, उसके बाद जिया के साथ ये सब कुछ, उन्हें बार बार इन सारी चीज़ों में गलती अपनी ही नज़र आ रही थी। और वह काफ़ी गुस्से में एक स्टाफ से कहते हैं, इसकी वॉल्यूम डाउन करो। क्योंकि दूसरी तरफ जो टीवी के अंदर रिपोर्टर इस वक्त अपने हाथ में माइक लेकर के बार बार मिसेस अग्निहोत्री यानी कि जिया को एड्रेस करते हुए कहता है, क्या पता चल पाएगा मिसेस अग्निहोत्री के बारे में? कुछ सूत्रों से पता चला है कि इस गाड़ी के अंदर सिर्फ जिया ही बैठी हुई थी, जो कि रियांश अग्निहोत्री की पत्नी है। क्या वो इस दुनिया में जिंदा बची हैं या फिर? और फिर वो समंदर की तरफ अपना कैमरा घुमाते हुए कहता है, इस समंदर के अंदर वो समा तो नहीं गई? जैसे रियांश ने यह सुना था, वो अपने फोरहेड को अपनी एक उंगली से रब करते हैं और फिर साइड में रखे एक टेबल के पास जाकर के उसका आवाज लेकर के इतने जोर से उस टीवी पर मारे थे कि दोबारा से, जो कि इतना डरा हुआ माहौल था, दोबारा से पूरी तरह से कांपना शुरू कर दिया था। टीवी का स्क्रीन जो कि अब पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था और उसके साथ ही दोबारा से हॉल में सन्नाटा गूंज गया था। रियांश काफी तेज सांस भरते हुए कहते हैं, ऐसे कहाँ चली गई वो? कुछ तो पता चलना चाहिए मुझे इसके बारे में। तुम क्या कर रहे हो कुणाल, कुछ पता चला? वही कुणाल जो डिसअपॉइंटमेंट के साथ अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहता है, सर मैं को कोशिश कोशिश मेरे यहाँ जो कहते हैं, तुम्हारी कोशिश का क्या करूं मैं? कहा था तुम्हें कि अपने भरोसे लेकर जाना उसे। मैंने जिया को छोड़ा नहीं है, बस अपनी गुस्से से उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। बात समझ आ रही है तुम्हें? अगर उसे कुछ हुआ ना, तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे सर होगी, और अगर मेरी जिया को कुछ भी हुआ तो तुम नहीं बचने वाले कुणाल। और फिर वो अपने हाथों से ही अपने फोरहेड तो कभी अपने बालों को रब करते हुए बाहर खड़े ऋषभ को देखते हुए कहते हैं, गाड़ी निकालो। मिलेगी कैसे नहीं वो? जहां भी होगी ढूंढ लूंगा उसे। और वो काफी गुस्से में अपना फोन लेकर के बाहर की तरफ निकल गए थे। गाड़ी में वो लोग बैठ तो गए थे, उसके साथ ही कुछ बॉडीगार्ड्स जो कि गाड़ी के आगे की तरफ चल रहे थे और कुछ पीछे की तरफ, ताकि पहले से ही रियांश की गाड़ी को अच्छी तरह से जगह मिल पाए। ड्राइवर जो रियांश की तरफ देखते हुए पूछता है, सर हमें जाना कहाँ? रियांश कहते हैं, अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो पॉसिबिलिटी क्या है कि वो कहाँ पर होगा? वही वो ड्राइवर जो कहता है, सर
सर वो रियाज वो विंडशील्ड की तरफ देखते हुए कहते हैं, हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल में हो सकती है। वहीं रियाज जो तुरंत ही चीज़ों को समझते हुए कुणाल को दोबारा से कॉल कर दिए थे। कुणाल जो इस वक्त वैसे भी सबके साथ कांटेक्ट करने में व्यस्त था। जैसे उसके फ़ोन पर रियांश का कॉल आता है, वो सारी चीज़ों को साइड करके फ़ोन उठाते हुए काफ़ी डरते हुए आवाज़ में कहता है, हाँ हेलो। रियांश जो कहते हैं, हॉस्पिटल, कुणाल हॉस्पिटल। जब से जिया मेंशन से निकली थी उस टाइम से लेकर अब तक जितने भी पेशेंट्स बड़े बड़े छोटे जो भी हॉस्पिटल मुंबई में है उसमें एडमिट हुए हैं, तुरंत ही मुझे उसकी लिस्ट निकलवा कर दो। कुणाल तुरंत ही अपने सर को मिलाते हुए कहता है, सर ओके, जस्ट गिव मी 20 मिनट्स, मैं करता हूँ ये। उसने अपने साथ इस काम में गौरव को भी लगा लिया था। एक तरफ मुंबई के कमिश्नर, दूसरी तरफ कुणाल, गौरव और साथ ही रियांश और उनकी पूरी टीम जो कि अब हर जगह जिया को ढूंढने में लगी हुई थी। उनकी गाड़ी की रफ्तार काफ़ी तेज थी। वहीं रियांश जो खिड़की की तरफ देखते हुए जिया के बारे में ही सोचे जा रहे थे और वो अपने आप से ही कहते हैं, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने पहले भी तुम्हें बताया, हम मरेंगे तो साथ में। पूरी कोशिश करूंगा, पूरी जान लगा दूंगा। और अगर फिर भी नहीं मिली तो समंदर में तुमसे मुलाकात होगी।